तो आज जिसके बारे में थोड़ी बातें करने वाले हैं हम लोग, वो हैं नन अदर देन चौरासिया जी AKA हाइपर क्वेस्ट। वैसे तो काफी गंभीर चर्चाएं करते हुए पाए जाते हैं ये। अबे जी, दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया। थोड़ी ज्यादा ही गंभीर, जहाँ ये कभी जिदू कृष्णमूर्ति को IIT बाबा से कंपेयर करते हुए पाए जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है, ये है मैंने टीम को बोला नंबर निकालो, मुझे जाना है, मिलना है और मुझे चरणों में गिरना है। तो वहीं दूसरी ओर ओम इक्वल्स टू MC स्क्वायर बोलते हुए भी पाए जाते हैं। क्यों ओम इक्वल टू MC स्क्वायर कहना कितना सही है? चौरासिया जी के हिसाब से देखें तो जितने भी आध्यात्मिक बाबा हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बाय चांस वो अगर किसी तरीके से फेमस हो गए हैं और उनके नाम पे बहुत सारे YouTube व्यूज, सर्च टर्म्स भी अवेलेबल हैं। साथियों, जे कृष्णमूर्ति अध्यात्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो चौरासिया जी बाय हुक और क्रुक कोई तो भी मिस्टिकल एलिमेंट ढूंढ ही लेते हैं उस स्पिरिचुअल लीडर के नाम के साथ। यदि किसी बच्चे को थियोसॉफिकल जो सिद्धांत हैं उनमें ट्रेन किया जाए तो लॉर्ड मैत्री उसके शरीर के अंदर आ सकते हैं। जब जे कृष्णमूर्ति अपने परिवार के साथ कडप्पा आते हैं, यहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक लीडिंग मेंबर रहते हैं जो कि 12 साल के जे कृष्णमूर्ति को एक बीच पर देखते हैं और वहीं पर प्रोक्लेम्ड करते हैं कि उन्हें लॉर्ड मैत्रेयी का अवतार दिख गया है। ओह अच्छा, हाँ, शिक्षणम ऐप में भी तो ये पढ़ाते हैं ना, तो ऑब्वियसली ऑडियंस चाहिए होगी। नहीं, मैं नहीं मानता। यदि आपको समझने में कोई समस्या है तो हम अपने शिक्षणम पर भी स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाते हैं। ऐसा ही एक मिस्टिकल एलिमेंट अभी रिसेंटली चौरासिया जी ने ढूंढा है ओशो के नाम के साथ भी। अरे भाई, ओशो अब इतने फेमस हो रहे हैं, सर्च टर्म्स बढ़ रहे हैं और वो स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, तो कुछ तो मिस्टिकल एलिमेंट होगा ही ना, पक्का कोई तो भी विधि। बोलिए बाबा, चमत्कार मेरे हाथ पे। बाबा बता रहे हैं कि ये ऐसा चमत्कार दिखाएंगे हमें। तो ऐसी ही एक रीसेंट डिस्कवरी रिसेंटली ही करी हुई है चौरासिया जी ने, जहां उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये क्लेम किया है कि ओशो ने ये क्लेम किया है जब वो विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा रहे थे। तो चौरासिया जी के हिसाब से 100% ओशो जो है शिवा के फिजिकल फॉर्म को, आप समझ रहे हैं, शिवा के फिजिकल फॉर्म को ओशो जो हैं ये बता रहे हैं कि वो पॉसिबल है कि वो किसी नॉर्मल इंसान को साफ साफ दिखा सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं शिवा का। ओशो ये मानते थे कि विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो वैज्ञानिक विधियों को भी साथ मिलाता है और उसका उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार, सीधा शिव का दर्शन, सीधा उस एंटिटी का अनुभव हो जाना जो हमारे डायमेंशंस के, हमारी अवेयरनेस के परे है। अब एक बार एक्सेप्ट कर लिए बात तो पीछे मत हटिए चौरासिया जी, देखिए नहीं, मैं नहीं मानता। पीछे मत हटिएगा। चैनल है, ऑडियंस है, एक तरह की ऑडियंस अट्रैक्ट करनी होती है, समझती हूँ मैं वो बात, मुझे भी अट्रैक्ट करनी है ऑडियंस, लेकिन बस यही मैं कहना चाहूंगी कि यार एटलीस्ट उन कुछ चंद नामों को छोड़ दें, उन्हें बदनाम ना करें जिन्होंने जीते जी खुद खिलाफत करी है ऐसे ढोंगी लोगों की या ऐसी फेक पर्सनालिटीज की जो सुपरस्टिशन प्रमोट करते थे। तो जिन्होंने जिंदा रहते रहते ऐसे लोगों की खिलाफत करी है और उस वजह से इतनी जिल्लतें सही है। So many threats to kill me were coming in every day. उनकी मेहनत को आप पानी कर देते हैं अगर इस टाइप का टेम्परामेंट आप हिलाते हैं ऑडियंस का स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करने में। अब जैसे आप अपने इसी ओशो के वीडियो में ले लीजिए, अब साफ साफ कह रहे हैं वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लेम करते हुए कि ओशो मानते थे कि स्वर्ग होता है। तो ओशो मानते थे कि व्यक्ति जितना परिश्रम वो करता है नर्क जाने के लिए, उसके लेश मात्र परिश्रम से वो स्वर्ग जा सकता है और उस स्वर्ग में जाने के लिए वो ध्यान की विधि का इस्तेमाल करते थे। इस लेश मात्र परिश्रम को वो ध्यान कहते थे। ध्यान वो शक्ति है जो मनुष्य को वास्तविक सुख दे सकती है, मनुष्य को शिव से मिला सकती है। अब एक बच्चा जिसने ओशो को कभी सुना नहीं, बच्चा तो छोड़ो, एडल्ट जिसने कभी ओशो को कभी सुना नहीं, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई ओशो तो स्वर्ग नर्क पे बिलीव करते थे, इसका मतलब स्वर्ग होता होगा। लेकिन नहीं, ओशो खुद कह रहे हैं कि कोई स्वर्ग वर्ग नाम की चीज आप कल्पना मत कीजिए, जो भी है वो यहाँ है, अभी है, राइट नाउ है। The first question, do you think that you will go to heaven when you die? Prem Pramod, there is no heaven anywhere. It is here. It is never there. और अगले ही पल फिर आप बता रहे हो कि
ओशो मानते थे कि ध्यान वो चीज है जिसमें आपको शक्ति, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक इस वर्ड का क्योंकि आपने इस्तेमाल किया है कि ध्यान वो चीज है जिसमें शक्ति मिलती है आपको, ध्यान वो शक्ति है ताकि आप शिव से मिल सके, जो मनुष्य को शिव से मिला सकती है, विच इज वेरी मैनिपुलेटिव टू एक्सप्लेन एनी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ध्यान कोई मेथड है कि जिसमें लेश मात्र परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मिनिमम एफर्ट कि आप एक मुद्रा में बैठ जाओ फॉर एग्जाम्पल, या उस टाइप का एक सिनेरियो ना आप इमेजिन करवा रहे हो ऑडियंस को कि अच्छा लेश मात्र परिश्रम करना पड़ेगा तो एक मुद्रा में आप बैठ जाओ या कुछ तो भी चीजें फॉलो करो और उस लेश मात्र परिश्रम से आपको फिर शक्ति मिलेगी, मतलब कोई एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वैसे भी आपके हिसाब से तो एनर्जी इक्वल्स टू ओम इक्वल्स टू mc²। सिंबॉलिकली ओम इक्वल टू mc² लिखना गलत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में ओम नॉन डुअलिटी का प्रतीक है जो साइंस में मैटर और एनर्जी के बीच की नॉन डुअलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। एनीवेज, तो आपकी एनर्जी की डेफिनेशन मुझे वैसे भी कुछ ठीक लग नहीं रही है। आई अंडरस्टैंड एक टाइप की ऑडियंस है जिसे ये सब पसंद आता है, बट स्टिल आपने फिर क्या किया ना कि सारे ऑडियंस को वो एक परसेप्शन दे दिया, बल्कि वहीं अगर आप खुद ओशो आचार्य रजनीश की बात सुने तो वो ध्यान को ऐसे बिल्कुल डिफाइन कर ही नहीं रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि वो डिफाइन करते थे। तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। ये पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। पर्दा बुना है विचारों से। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। ओशो का तो एम्फेसिस बार बार थॉट्स से है कि जब आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं, जो कि जदु कृष्णमूर्ति के भी रेफरेंस होते हैं। तो चलिए इसको चेक ही कर लेते हैं साथ में और एनालाइज ही कर लेते हैं कि ओशो एक्चुअली में अपनी कमेंट्री में जब डिफाइन कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र को तो वो कह क्या रहे हैं। ये जो पूरा विज्ञान भैरव तंत्र का जो कन्वर्सेशन है ये शिवा और देवी के बीच में चल रहा है अकॉर्डिंग टू ओशोस कमेंट्री। शिवा हैं और देवी पार्वती हैं और उन दोनों के बीच में जो सवाल जवाब हो रहा है, ज्ञान चर्चा हो रही है, वो जो सूत्र हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, उन पे कमेंट्री की गई है। The world of Vigyan Bhairav Tantra is not intellectual, it is not philosophical, it is concerned with technique. The word Tantra means technique. As you are, you can understand philosophy, but not Tantra. Unless you are different, Tantra cannot be understood. It is an experience. तो जैसा कि इस कमेंट्री को सुन के आप देख पाएंगे कि ओशो ये बात साफ साफ कहते हैं कि जो मेन डिफरेंस है फिलॉसफी के बीच में और तंत्रा के बीच में, वो वही डिफरेंस है जो होता है किसी थ्योरी के बीच में और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच में। मतलब बस सुने सुनाए किसी कॉन्सेप्ट के बीच में और उसे कर्म के माध्यम से जीने के बीच में, पूरी तरीके से वो कर्म करके खुद ही वो हो जाने के बीच में। तो ये बता रहे हैं ओशो यहाँ पे। इसलिए जब वो तंत्रा को डिफाइन भी कर रहे हैं तो वो बार बार कह रहे हैं कि तंत्रा का मतलब होता है मेथड, वो वे जिससे आप सामने वाले की कॉन्शियसनेस को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो आपके बोलने का तरीका है चौरसिया जी, वो ऐसे लग रहा है कि इंसान को ट्रांसफॉर्म करके कुछ तो जादू टोना और सिद्धि दिलवा देंगे ओशो। इसमें भैरवी कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछ रही हैं, लेकिन भैरव उसी ढंग से उत्तर नहीं देते, बल्कि कुछ विधियां बताते हैं। इन विधियों से भैरवी जी गुजर गई तो उनको अपने कठिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ओशो यहाँ पे कॉन्शियसनेस के तल पे बात कर रहे हैं, जो कि उनकी कमेंट्री से साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि वो कह रहे हैं खुद ही कि इस पूरे विज्ञान भैरव तंत्र में अगर आप वर्सेस को देखेंगे तो ओशो खुद ही कह रहे हैं कि देवी इज सिग्निफाइंग दैट डिसिपल हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है अपने गुरु से, जो कि शिवा हैं। और वो जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं वो मेथड्स हैं, वो जो वर्ड्स हैं जो एक डिसाइपल खोल रहा है अपने गुरु शिवा के सामने, वो जो कन्वर्सेशन है जब पार्वती देवी खुद खोल रही हैं अपना क्वेश्चन कि शिवा को पूछते हुए, जो पहला क्वेश्चन ही वो करती हैं कि शिवा मुझे बताओ कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज रियलिटी, कि वो जानना चाहती हैं कि दुनिया क्या है, मेरे आसपास जो मुझे दिख रहा है ये क्या है। कहीं ना कहीं दार्शनिक जिज्ञासा एक दिखा रही है देवी। तो वो जो क्वेश्चन है जो वो खोल के रख रही है, वो कन्वर्सेशन, वो शब्द ही कहीं ना कहीं वो टेक्निक बन जा रहा है
वो माध्यम बन जा रहा है, तंत्र बन जा रहा है, जिसके थ्रू कुछ ऐसा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, जो कि वर्ड्स में भले ही नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं ऊपर उठ रही है, और वो जो वर्ड्स हैं वो तंत्र बन जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेथड बन जा रहे हैं। Tantra needs you in your totality. You will have to be in it whole and soul. Because of this, Devi is asking apparently philosophical questions. The Tantra starts with Devi's questions. और जैसा कि ओशो ने खुद कहा है कि जितने भी सवाल पूछ रही हैं देवी उनसे, शिव उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लव है एक बिटवीन द डिसाइपल एंड द गुरु, बिटवीन देवी एंड शिवा, वो एक्सचेंज, वो नॉलेज, ज्ञान की एक पिपासा है अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने की, तो कहीं ना कहीं वो लव ही वो एकमात्र कारण बन जा रहा है जो कि तंत्र मतलब मेथड के माध्यम से एक्सप्रेस हो रहा है। Devi questions and Shiva answers. Why this method? It is very significant. It is not a dialogue between a teacher and a disciple. It is a dialogue between two lovers. The deeper teaching cannot be given unless there is love between the two. Only then the higher, the beyond can be expressed. तंत्र का मतलब यहाँ पे ओशो कोई भी सुपरस्टिशियस चीज को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई आप रात को जाओ और कहीं पे बिल्कुल जादू टोना करो तो वो तंत्र है, नहीं, इसी कन्वर्जेशन को ही वो तंत्र बता रहे हैं। और क्योंकि तंत्र का लिटरल मीनिंग ही होता है मेथड कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो इसे विधि बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। लेकिन कहीं भी अपने कन्वर्जेशन में ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तंत्र मतलब कि कुछ आपको उल्टा सीधा करना पड़ेगा और फिर उससे जो वाइब्रेशन वगैरह निकलेगी वो एक इंसान को बदलेगी, नहीं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो देवी उनसे पूछ रही है, और ये जो लव है बिटवीन देवी एंड शिवा, जो अर्ज है, ज्ञान पिपासा है, यही लव कहीं ना कहीं वो कारण बन जा रही है कि शिवा भले ही मौन है देवी के हर प्रश्न के बाद, भले ही वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं देवी का शब्दों के माध्यम से, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने गहरे हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियसनेस की पोजीशन एक्सपोज कर रही है अपने गुरु के सामने देवी, तो कहीं ना कहीं शिवा का मौन रहना भी सफिशिएंट हो रहा है वो रिप्लाई समझाने के लिए देवी को, क्योंकि वो लव है उन दोनों के बीच में। To allow yourself to be transformed through it, that is, to know love, one will have to be in love. Because you will not remain the same. The experience is going to change you. The moment you enter love, you enter a different person. And when you will come out, you will not be able to recognize your old face. So of course, Devi asks questions which appear to be philosophical, but Shiva is not going to answer them that way. All the questions Devi is asking, Shiva is not going to answer at all. And still he answers. तो कहीं ना कहीं उस मौन में भी कुछ ऐसा समझ आ जा रहा है देवी को कि वो शांत हो जा रही हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस यूनियन, योग की स्टेट में आ जा रही हैं शिवा के साथ। तो ओशो साफ साफ अपनी कमेंट्री में बार बार ये बात बता रहे हैं कि इट इज़ लव, इट इज़ थॉटलेसनेस, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, जो कि आपका यूनियन कराता है शिवा के साथ। इसी को वो विधि बता रहे हैं। एक जगह तो वो कहते भी हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है वही एक कंबाइंड आप कह सकते हो मेथड है शिवा को पाने का। तो वो बता रहे हैं ओशो यहाँ पे, For Tantra, doing is knowing. Unless you do something, unless you change, there is no answer. Tantra is concerned with you. If you ask a question, it shows where you are. It shows also that wherever you are, you cannot see. That's why the question. और वो गुरु जरूरी नहीं है कि कोई बाहरी गुरु हो, वो आप ही की ऊंची कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। इसी विज्ञान भैरव तंत्र की कमेंट्री में इनफैक्ट ओशो ये मेंशन भी करते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये जो लव है बिटवीन द टू लवर्स, बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल या मेल के लव को सिग्निफाई कर रहा है। नहीं,
ओशो यहाँ पे ये भी सिग्निफाई करते हैं कि देयर इज नो जेंडर, हर कोई मेल भी हो सकता है, हर कोई फीमेल भी हो सकता है। वो जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है एक शिष्य की कैरेक्टरिस्टिक को जो कि हर इंसान में मौजूद है। वो जो एक लोअर कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है जो कि जानना चाहती है, बेहतर होने के लिए ऊपर उठना चाहती है, इसीलिए ज्ञान चाहती है। तो उस चीज़ को यहाँ पे फेमिनाइन फॉर्म में डिस्क्राइब किया है ओशो ने अपनी कमेंट्री में, जो वो साफ साफ कहते भी हैं। और जो शिवा का डिस्क्रिप्शन वो देते हैं वो उस ऊंची चेतना को देते हैं कि शिवा इज सिग्निफाइंग दैट ऊंची चेतना जो कि हर इंसान के अंदर में है, जो कि गुरु बन के ही कहीं ना कहीं अपनी नीची चेतना को गाइड करती है ताकि वो उस तक पहुंच सके। The Tantra says a disciple means a receptivity. So the disciple must be in a feminine receptivity. You may not be a woman to be a disciple, but you need to be in a feminine attitude of receptivity. Devi asks, it means the feminine attitude asks. A disciple needs a feminine psychology. Otherwise, he will not be able to learn. तो ये जो यूनियन है ये तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक लव नहीं होगा इंसान को अपने ही सेल्फ से, अपनी ही उच्चतम संभावना से। जब तक वो लव नहीं होगा तब तक शिवा से यूनियन भी नहीं हो सकता। और उसी लव को तंत्र कहा है ओशो ने, और इसीलिए वो कहते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ तंत्र। कि तंत्र होता क्या है? तंत्र वर्ड खुद में कुछ ऐसा नहीं है कि सुपरस्टिशियस है। तंत्र को अगर आप सच में समझें कि आत्मज्ञान के नज़रिए से वो आपको क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कुछ भी सुपरस्टिशियस नहीं है। इट्स लाइक कि आप ही के अंदर की जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका यूनियन हो रहा है आप ही के अंदर की मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स से, और वो जो यूनियन है जब वो हो जाएगा तब एक जो इंसान की कॉन्शियसनेस है वो पॉसिबल हो सकती है कि उस शिवा कॉन्शियसनेस तक पहुंचे कि हाँ अब वो ऊपर उठ गई। लेकिन वो भी एक लगातार प्रक्रिया होगी, कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि लव इनफाइनाइट है, लव का कोई अंत नहीं होता। तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ओशो यहाँ पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब पहली बार मैंने तंत्र का इतना खूबसूरत डेफिनेशन जाना। मुझे नहीं पता था कि तंत्र के पीछे की भी जो फिलॉसफी है, जो कि सेल्फ नॉलेज से अगर आप सिंक करते हुए उसकी फिलॉसफी को जाने तो वो इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है कि वही आपको मौन तक पहुंचा दे, एग्जिस्टेंशियलिज्म तक पहुंचा दे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और भी आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।